Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना इंडियन पॉलिटी का 10th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी कोई भी अमेंडमेंट की जाती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाता है और किस तरीके से जो है वहाँ पर अमेंडमेंट की जाती हैं, तो आज हम अपने इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो देखिए मेनली अगर हम बात करें अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, तो देखिए अमेंडमेंट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है कि हमारा डेली जो भी हर टाइम जब हम देखते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा क्या होता रहता है, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो हमेशा जो चेंजिंग जो कंडीशंस हैं और नीड्स हैं जो भी सोसाइटी की जैसे जैसे चेंजेस आते हैं और उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी की जो भी नीड अराइज होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज होना चाहिए। तो इतना जो है आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बने हुए काफ़ी ज़्यादा ईयर्स जो है वो बीत चुके हैं। तो देखिए उस टाइम पर जो है हमारे कंट्री के अंदर जो कंडीशन फैली हुई थी वो अलग थी, लेकिन आज जो है इसके अंदर लगातार चेंजेज हो चुके हैं। जो हमारे कंट्री के अंदर आज जो कंडीशंस हैं और जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो चुका है और आज की सोसाइटी की नीड्स जो है वो कुछ और डिमांड करती है। तो देखिए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी इन्हीं चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है अमेंडमेंट का यहाँ पर जो है प्रोविज़न रखा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर है वो ना तो इतना इजी है जितना कि जो है ब्रिटेन के अंदर फॉलो किया जाता है और ना ही जो है ये इतना डिफ़िकल्ट है जितना कि यूएसए के अंदर फॉलो किया जाता है। एक तरीके से हमारे कंट्री की अगर बात करें तो हमारी कंट्री में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही इतना ज़्यादा रिजिड है। वो क्या है, दोनों का सिंथेसिस है। यानी कुछ प्रोविज़न जो है आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ एक प्रोविज़न ऐसे हैं जिनको मॉडिफाई करने के लिए आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट जो प्रोसेस है वो अपनाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट का जो प्रोविज़न है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक तरीके से दोनों का सिंथेसिस है। अब देखिए कि अमेंडमेंट का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की जाती है तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविज़न किए गए हैं वो कहाँ पर है। तो देखिए इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 368 जो कि पार्ट 20 के अंदर आता है, जिसके अंदर पार्लियामेंट को पावर दी गई है। यानी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है और इसका जो प्रोसीजर है उसको भी अमेंड कर सकती है। यानी ये पावर किसके पास दी गई है, ये हमारी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास दी गई है कि वो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, इसके अंदर कोई भी प्रोविज़न ऐड कर सकती है, इसके अंदर कोई भी वेरिएशन ला सकती है और किसी भी प्रोविज़न को यहाँ से रिपील कर सकती है यानी हटा सकती है। जिसको ये ज़रूरी नहीं समझती उसको यहाँ से हटाया भी जा सकता है। तो देखिए पार्लियामेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ यानी हर एक पार्ट जो है वो चेंज कर सकती है, लेकिन उसको ध्यान में रखना है कि वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है मेनली ये कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं और कई बार जो है ये टर्म हमारे जो चैप्टर के अंदर, पिछले चैप्टर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है हमने सुनी है। तो देखिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो ये टर्म है ये हमारी केशवानंद भारती केस से निकल कर आई थी और इस टाइम ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये पिक्चर में लेकर आए थे इसको। तो इसके बारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए अलग से जो है यहाँ पर हमारी इंडियन पॉलिटी के अंदर अलग से चैप्टर है, उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व हुआ, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये हम जो है आगे आने वाले जो चैप्टर्स है हमारे उसके अंदर हम देखेंगे। तो देखिए अब पार्लियामेंट के लिए यहाँ पर जो है क्या कंडीशन रखी गई है, पार्लियामेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। यानी कोई भी प्रोविज़न इसके अंदर जो है अमेंड कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन रखी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट किए बिना जो भी पार्ट चेंज करना चाहे वो कर सकती है। अब देखिए बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, यानी अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी अमेंडमेंट अगर लानी होती है तो उससे पहले सबसे पहले क्या लाया जाता है, वहाँ पर एक बिल इनिशिएट किया जाता है। यानी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में क्या किया जाता है, यहाँ पर बिल लाया जाता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर में। यानी यहाँ पर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं होती है अमेंडमेंट करने की, यहाँ पर ये पावर किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट के जो दो हाउसेज हैं कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, तो इनके अंदर जो है इसको बिल को इनिशिएट किया जा सकता है। या तो लोकसभा के मेंबर इसको इनिशिएट कर सकते हैं या फिर जो राज्यसभा के मेंबर जो है इसको इनिशिएट कर सकते हैं।
अब देखिए बिल किसके द्वारा जो है लाया जा सकता है, तो देखिए इसके अंदर जो है कोई मिनिस्टर भी हो सकता है और कोई भी प्राइवेट मेंबर कौन से होंगे, देखिए जो मिनिस्टर नहीं है तो बाकी के जितने भी मेंबर हैं वो प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। तो देखिए मिनिस्टर हमारे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये हमारे मिनिस्टर हैं, ये बिल ला सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरे जो मेंबर हैं जो कि मिनिस्टर नहीं है, यानी उनको प्राइवेट मेंबर बोला जाता है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की, यानी प्रायर जो परमिशन है उसकी ज़रूरत नहीं होती। मतलब यहाँ पर जो है आपको जो है कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन जो है वो लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जब बिल को इनिशिएट किया जाता है तो ये बिल जो है ईच हाउस में, यानी जो लोकसभा है उसके अंदर भी और राज्यसभा है उसके अंदर भी, दोनों के अंदर इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है। अब ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, देखिए स्पेशल मेजोरिटी में दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी होती हैं। ये देखिए एक कंडीशन के अंदर क्या है कि टोटल मेंबरशिप जितनी भी है हाउस की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। अब देखिए अगर मान लिया लोकसभा के हम मान के चलते हैं कि लोकसभा के अंदर जो है हमारे मेंबर हैं 545, अब इसके अंदर जो है टोटल, यानी यहाँ पर टोटल मेंबरशिप इतनी है, तो टोटल मेंबरशिप इतनी है तो इसके अंदर देखेंगे आप मेजोरिटी कितनी है, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 7 2, यानी आपको जो है यहाँ पर 273 इतने मेंबर्स की यहाँ पर क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, यानी वो जो है इतने मेंबर इसके फेवर में वोट करेंगे तभी ये जो है बिल पास किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। उसके बाद सेकंड कंडीशन, ये हमने लोकसभा के लिए देखी। अगर राज्यसभा की बात करें तो देखिए राज्यसभा के लिए 245 मेंबर टोटल मेंबरशिप। अब इसके अंदर देखिए इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अराउंड इतना आता है, और देखिए अब इसके लिए भी जो है अराउंड 123 मेंबर के द्वारा इसको क्या किया जाना चाहिए, पास किया जाना चाहिए, तभी इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड कंडीशन के अंदर क्या करता है, देखिए यहाँ पर तो हमने देख लिया कि ये यहाँ पर बात की गई है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप की बात की गई है, और अगर हम बात करें कि मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब मान लिया यहाँ पर राज्यसभा के अंदर टोटल मेंबर तो 245 हैं, लेकिन उसमें से जो है सारे के सारे मेंबर उस दिन प्रेजेंट नहीं है और वो वोट नहीं कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि उस टाइम पर जो है 150 मेंबर जो है वो प्रेजेंट भी हैं और ये वोट करने के लिए तैयार भी हैं। तो इसका 2/3 आप निकालिए, तो इसका 2/3 निकालेंगे अराउंड 100 आएगा, तो देखिए 100 आता है तो 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 101। तो यहाँ पर जो है इतने मेंबर के द्वारा इसको जो है सपोर्ट किया जाना चाहिए, इतने मेंबर के द्वारा इसके फेवर में वोटिंग की जानी चाहिए। जब 101 मेंबर और 123 मेंबर ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी ये बिल जो है राज्यसभा के अंदर पास माना जाएगा, राज्यसभा के अंदर इसको पास माना जाएगा। और इसी तरीके से लोकसभा के अंदर भी होगा, लोकसभा के अंदर भी क्या होगा, 273 मेंबर के द्वारा पहले इसको क्या किया जाना चाहिए, पास किया जाना चाहिए, इसके फेवर में वोटिंग की जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो उस दिन जो है मेंबर वहाँ पर होंगे, मान लिया उस दिन जो है 300 मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट है और इसका 2/3 हमने निकालना है, तो अराउंड जो है 200, यानी 200 से ज़्यादा कितने होंगे, यानी 201 मेंबर के द्वारा उसको क्या किया जाना चाहिए, उसके फेवर में वोट होने चाहिए। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन जब दोनों हाउसेस में सेटिस्फाई होंगी तभी जो है अमेंडमेंट जो बिल है वो पास किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कैसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या है प्रोसीजर है इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। उसके बाद देखिए दोनों हाउसेज में क्या किया जाएगा, बिल को सेपरेटली क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। राज्यसभा के अंदर अलग से किया जाएगा और लोकसभा के अंदर अलग से पास किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी प्रोविजन नहीं है जॉइंट सीटिंग का, यानी अगर कोई डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, यानी राज्यसभा जो है उसके अंदर भी जो है दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है और ना ही लोकसभा के अंदर दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन में डेडलॉक हो जाता है, यानी एक हाउसेज जो है उसकी फेवर में वोट करता है, दूसरा नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या एक तरीके से डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। तो वहाँ पर जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है। जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न ओनली जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उनको पास करने के लिए है, ना कि अमेंडमेंट बिल। तो देखिए जो ऑर्डिनरी सिंपल जो बिल होते हैं उनको पास करने के लिए जो है यहाँ पर जॉइंट सीटिंग की जाती है राज्यसभा और लोकसभा की, लेकिन यहाँ पर जो अमेंडमेंट बिल है उनको पास करने के लिए इस तरीके की कोई भी प्रोविज़न यहाँ पर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल प्रोविज़न अगर जो है आपने
अमेंड करना है, अगर उसको अमेंड करना है, फेडरल प्रोविज़न मतलब जिसका लिंक कहीं ना कहीं हमारे स्टेट्स के साथ है, यानी जो हमारे स्टेट्स हैं 28 जो स्टेट्स हैं, अगर उनके साथ जो है उसका कहीं ना कहीं लिंक है, तो वहाँ पर जो है जो पार्लियामेंट अकेले जो है उसको क्या नहीं कर सकती, पास नहीं कर सकती, यानी उस अमेंडमेंट को नहीं ला सकती। उसके लिए क्या चाहिए, रेटिफाई करना चाहिए कितने, कम से कम हाफ स्टेट्स, यानी 28 हैं तो कम से कम कितने चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी 14 से एक ज़्यादा 15, कम से कम 15 स्टेट्स के द्वारा उसको क्या किया जाना चाहिए, रेटिफाई। लेकिन यहाँ पर बात भी की गई है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर ये पूरे के पूरे भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, मान लिया 20 स्टेट्स जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको 11 स्टेट की वहाँ पर मेजोरिटी चाहिए, ओनली इतने की वोटिंग चाहिए। तो अगर ये जो है इसके फेवर में वोट कर देते हैं तो ये बिल जो है फेडरल प्रोविज़न को चेंज करने से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा कोई भी बिल लाया जाता है तो वहाँ पर जो है स्टेट की क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ प्रोविज़न के लिए यहाँ पर जो है स्टेट्स की परमिशन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है जो प्रोविज़न, तो उनके लिए ओनली पार्लियामेंट ही वहाँ पर क्या करेगी, इस बिल को पास करेगी। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर जो है दोनों हाउसेज़ के अंदर बिल पास हो जाता है और जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन की भी जरूरत होती है, अगर वो भी मिल जाती है, उनके द्वारा भी रेटिफाई कर दिया जाता है, तो बाद में जो है इसको प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेज दिया जाता है, यानी लास्ट में जो है प्रेसिडेंट की असेंट आती है। और जैसे ही प्रेसिडेंट जो है इसको क्या करता है, अपनी असेंट देता है, तो ये क्या बन जाता है, बिल एक्ट बन जाता है। तो देखिए प्रेसिडेंट को यहाँ पर जो है अपनी असेंट देना कंपलसरी हो जाता है, कंपलसरी, ना तो वो जो है अपनी असेंट को यहाँ पर विदहोल्ड कर सकता है और ना ही उसको रिटर्न कर सकता है। तो देखिए क्योंकि ये पहले ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के थ्रू आया है, तो यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट को यहाँ पर पावर नहीं होती कि वो अपनी यहाँ पर असेंट रोक सके, तो यहाँ पर उसको मस्ट गिव यानी देनी ही पड़ेगी, वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट को अपनी असेंट जो है यहाँ पर देनी ही पड़ेगी, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता। लेकिन ऑर्डिनरी बिल के केस में ऐसा नहीं है, अगर ऑर्डिनरी बिल है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि वो जो है चाहे तो उसको रोक भी सकता है, उसके लिए अपनी असेंट को होल्ड भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से अमेंडमेंट जो बिल हैं वो पास किए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर हमने देख लिया। इसके अंदर हमने देखा कि पहले जो है कोई भी जो मिनिस्टर है या कोई भी जो प्राइवेट मेंबर है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो किसी भी जो हाउस है लोकसभा या राज्यसभा, उसके अंदर क्या लेकर आएगा, बिल लेकर आएगा। अगर वो लोकसभा के अंदर आया तो सबसे पहले वहाँ पर जो है उसको स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाएगा, फिर उसके बाद ये राज्यसभा के अंदर जाएगा और राज्यसभा के अंदर फिर उसके बाद इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा और दोनों के द्वारा जब पास कर दिया जाता है फिर प्रेसिडेंट की असेंट के लिए चला जाता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन इसके अंदर लाया गया है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, तो ये आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से मैटर हैं जहां पर आपको जो है स्टेट्स की परमिशन की भी जरूरत होती है, जहां पर हाफ जो स्टेट्स हैं उनसे रेटिफाई कराना जरूरी होता है। तो वहां पर जो है इन दोनों के द्वारा जब पास कर लिया जाता है उसके बाद जो है कुछ एक जो स्टेट्स हैं, हाफ स्टेट्स हैं जो उनकी सिंपल मेजोरिटी और वो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट होंगे, अगर उस दिन जो है ओनली 7 स्टेट अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी आपने जो है सिर्फ उनकी बहुमत काउंट करना है आपने। तो यहाँ पर 4 जो स्टेट अगर उसके फेवर में वोट कर देते हैं तो वहाँ पर भी जो है ये बिल आसानी से वहाँ पर पास हो सकता है। उसके बाद ये प्रेसिडेंट की असेंट के लिए चला जाता है और जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट देता है वो जो है एक्ट बन जाता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अमेंडमेंट हो जाती है। तो देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट के बारे में, यानी अमेंडमेंट जो है किस किस तरीके से की जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले जब हमने बात की थी जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके लिए एक तो पार्लियामेंट के अंदर जो है हाउसेज के अंदर मेजोरिटी चाहिए होती है हमें और 2/3 मेंबर से जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनकी भी परमिशन चाहिए होती है। और इसके साथ साथ जो है स्टेट हाफ ऑफ स्टेट्स का क्या चाहिए होता है, रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है बाय सिंपल मेजोरिटी। तो देखिए इसके अंदर ये हमारा स्पेशल मेजोरिटी के अंदर आता है, लेकिन कुछ एक प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी क्या किए जा सकते हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। कुछ एक है हमारे जो है स्पेशल मेजोरिटी से चेंज होंगे, लेकिन कुछ एक जो है वो बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। अगर मान लिया जो है हाउस के पूरे मेंबर हैं तो सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, अगर मान लिया किसी राज्यसभा के अंदर उस दिन जो है 150 मेंबर आए हैं तो आप क्या करेंगे, इसका ओनली 1 हाफ कर देंगे 75, यानी उस दिन जो है 76 ने भी अगर फेवर में वोट किया है तो सिंपल मेजोरिटी से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो है उस बिल को पास कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो है क्या बात की गई है कि जो सिंपल मेजोरिटी है उसके थ्रू भी कुछ प्रोविजन जो है यहाँ पर अमेंड किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 368 के बारे में बात की गई है, तो आर्टिकल 368 के अंदर क्या किया है, अलग से प्रोसीजर दिया हुआ है
जिसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 वेज दिए हुए हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। तो 3 तरीके हैं। एक तो सिंपल मेजोरिटी, किसकी, पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से। दूसरा है पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से। और तीसरा है कि पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ जो हाफ ऑफ स्टेट्स हैं उनका रेटिफिकेशन भी चाहिए। कम से कम 15 स्टेट का यहाँ पर क्या चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए। तो इस तरीके से जो है 3 वे यहाँ पर दिए गए हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो सिंपल मेजोरिटी है, जो सिंपल मेजोरिटी है ओनली अगर मान लिया 150 मेंबर है तो उसमें से जो है ओनली 76 मेंबर भी अगर उसको उसके फेवर में वोट कर देते हैं तो वहाँ पर जो है क्या हो जाती है, अमेंडमेंट, वो बिल जो है पास हो जाता है। तो देखिए तो ये सिंपल मेजोरिटी है। तो इसके कुछ प्रोविजन जो है दिए गए हैं कि इनको जो है आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 माना गया है। यानी जो सिंपल मेजोरिटी से जो पास किए जाते हैं जो बिल, जो अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से ली जाती है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती है। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से प्रोविजन इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए जब भी हमने किसी नए स्टेट को एडमिशन करना है, उसको अपने कंट्री के अंदर जो है उसको एडमिशन देना है या एस्टेब्लिश करना है कोई भी नया स्टेट, तो देखिए उसके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। उसके लिए अलग से जो है कोई भी अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है फॉलो नहीं करना होता, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया है, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो है पार्लियामेंट के अंदर सिंपली अगर जो है ज़्यादातर लोग उसके फेवर में वोट कर देते हैं तो वो बिल जो है वहाँ पर पास हो जाता है। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अगर आपने फॉर्म करना है, और इसके साथ साथ जैसे कि तेलंगाना हमने बनाया था आंध्र प्रदेश से अलग करके, तो इसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है आपको। उसके बाद अल्टरेशन ऑफ एरिया अल्टर करने हैं आपने, बाउंड्री चेंज करनी है या नेम चेंज करना है किसी भी स्टेट का, तो उसके लिए भी वहाँ पर क्या करनी होगी, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी। आपको कोई भी जो है वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ देखिए अगर आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है किसी भी स्टेट के अंदर, या उनको अबोलिश करना है या उनको क्रिएट करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को स्टेट के अंदर, तो उस टाइम पर भी ओनली सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी। सेकंड शेड्यूल के अंदर देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती है, एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड जजेस। तो इन सब के लिए जो भी अलाउंसेस वगैरह उनको दिए जाते हैं, जो भी प्रिविलेजेस डिसाइड किए जाते हैं, एमोलमेंट्स जो दिए जाते हैं, तो इन सब को डिसाइड करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, कोई भी स्पेशल मेजोरिटी की यहाँ पर जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए कोरम ऑफ पार्लियामेंट की कोरम। अब देखिए कोरम कैसे डिसाइड की जाती है। देखिए कोरम का मतलब है कि पार्लियामेंट की जो भी सीटिंग होती है उसको जो है कोई भी मीटिंग अगर वहाँ पर हेल्ड की जाती है तो देखिए उसके लिए कम से कम कितने मेंबर का होना जरूरी है। तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर डिसाइड की गई है कम से कम जो है 1/10 मेंबर जरूर होने चाहिए। यानी अगर 245 मेंबर है तो यहाँ पर जो है कम से कम 1/10 मेंबर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। यानी यहाँ पर 25 मेंबर कम से कम होने चाहिए, तभी वहाँ पर जो है कोई भी सीटिंग हो सकती है या उनकी मीटिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। इससे कम होंगे तो वहाँ पर जो है कोई भी पार्लियामेंट की मीटिंग जो है वो नहीं होगी। इसके साथ साथ तो ये कोरम जो है वो भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा डिसाइड की जाती है। वैसे तो अभी के लिए 1/10 है, बाकी जो है इसको बाद में अल्टर किया जा सकता है, तो वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा उसको अमेंड किया जा सकता है। उसके बाद देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरीज हैं और अलाउंसेस हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, वो भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। रूल ऑफ प्रोसीजर, पार्लियामेंट के अंदर जो है कौन कौन से रूल जो है वो फॉलो किए जाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा किसी भी कार्य को करने का, तो वो सारे सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड होंगे। उसके बाद देखिए प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड कमेटी। पार्लियामेंट के अंदर जो भी इसके मेंबर हैं और कमेटी के जो मेंबर हैं उनके लिए क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, ये भी सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड होंगे या अमेंड होंगे। उसके बाद देखिए यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, अगर उसकी जगह आपने जो है किसी और लैंग्वेज को वहाँ पर ऐड करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। नंबर ऑफ प्यून जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ये प्यून जजेस कौन से होते हैं, देखिए चीफ जस्टिस को छोड़ के जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको छोड़कर जो बाकी के जितने भी सारे जजेस होंगे उनको क्या बोला जाएगा, प्यून जजेस बोला जाएगा। तो ये सारे के सारे इनके नंबर जो डिसाइड करने हैं वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। अगर इनके नंबर जो है स्ट्रेंथ बढ़ानी है 31 से 34 करने हैं या इसको और भी ज़्यादा जो है इनको इंक्रीज करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। अगर जो है सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना है, यानी सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ानी है, उसके अंदर और भी मैटर वहाँ पर लेकर आने हैं, तो वो भी जो है सिंपल मेजोरिटी से होगा। यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, और कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, हिंदी होगी या इसकी जगह किसी और को रिप्लेस करेंगे, तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से जो है यहाँ पर डिसाइड होगा। तो इसके लिए जो है कोई भी स्पेशल मेजोरिटी या कोई भी लंबा चौड़ा कोई भी प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे के सारे प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद देखिए सिटीजनशिप के बारे में भी कुछ है।
प्रोविज़न दिए गए हैं, जैसे सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो उससे रिलेटेड डिसीजन भी सिंपल मेजोरिटी से लिए जाएंगे, या किसी भी व्यक्ति की टर्मिनेशन करनी है, सिटीजनशिप जो है उसको टर्मिनेट करना है तो ये भी डिसाइड होगा। उसके बाद देखिए इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इससे रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर है या कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो वो भी जो है सिंपल मेजोरिटी से होगा। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी किस एरिया कौन कौन से एरिया को कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके अंदर इंक्लूड किया जाएगा तो ये भी सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड होगा। उसके बाद देखिए यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है वो भी सिंपल मेजोरिटी से। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया को किस तरीके से मैनेज करना है। और इसके साथ साथ देखिए जो सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, यानी जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करनी है, उससे रिलेटेड क्या क्या जो है चीज़ें चेंज करनी है। तो ये सारा का सारा हमारा किसके अंदर आता है, ये सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी के बारे में। तो देखिए पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से क्या क्या चीज़ें जो है वो सॉल्व की जाती हैं। तो देखिए स्पेशल मेजोरिटी ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक तो टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउसेज होती है, उसके अंदर मेजोरिटी चाहिए, और इसके साथ साथ 2/3 जितने भी प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं उसके कम से कम 2/3 मेंबर इसके लिए फेवर में वोट करने चाहिए। तो देखिए टोटल मेंबरशिप मैंने आपको बता ही दिया कि टोटल मेंबर कौन कौन से होंगे। इसके अंदर जो है जितने भी मेंबर हैं चाहे उसके अंदर जो है वैकेंसीज को हम काउंट नहीं करेंगे और अब्सेंटीज को काउंट नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मान लिया अब हमारी जो है राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर हैं, 245 सीट्स है, और इसके अंदर मान लिया अगर 5 वैकेंसीज भी हैं या कुछ एक जो है 50 लोग अब्सेंट भी हैं तो उसको यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे हम इनको। मतलब टोटल हमारे पास जो है 245 सीट्स हैं तो 245 ही रहेंगी। तो 245 है प्रेजेंट में, तो 245 के बिहाफ पर ही टोटल मेंबरशिप को काउंट करेंगे हम। तो इसका ही जो है मेजोरिटी आप काउंट करोगे यहाँ पर, इसकी मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पर जो है कम से कम इतने मेंबर के द्वारा फेवर में वोट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल मेंबरशिप का मतलब ये है। उसके बाद देखिए स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन क्यों रखा गया है। स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन इसलिए रखा गया है कि काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जो मैटर होते हैं उनके लिए कम से कम जो है 1, 2, 3 और इस तरीके की जो है रीडिंग उनके लिए होनी चाहिए, ताकि जो है एक इम्पोर्टेंट मैटर को अच्छे से डिस्कस किया जाए। क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी में जब 2-2 बार जो है वहाँ पर मेजोरिटी को काउंट किया जाएगा तो कम से कम जो है उसकी रीडिंग जो है 2-3 बार हो जाएगी, वो मैटर जो है उस टाइम पर अच्छे से डिस्कस होगा। लेकिन अगर सिंपल मेजोरिटी से कर दिया जाए तो वो क्या होगा, ओनली फर्स्ट या 2 रीडिंग में वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक्ट बन जाएगा और उसको अमेंड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविज़न रखने का मतलब यही है कि अगर कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी मैटर है, कोई भी इश्यू है, तो उसके ऊपर कम से कम जो है 3rd रीडिंग का टाइम उनको लगे। एक ऐसी स्टेज वहाँ पर रखी जाए जिसके अंदर वो उसको 3rd टाइम जो है उसको रिव्यू करें, अच्छे से देखें, पढ़े और समझे, और उसके बाद जो है उसके ऊपर अपनी वोटिंग दें। तो इस वजह से इस प्रोविज़न को रखा गया। अब देखिए ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर आएंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट हमारे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अदर प्रोविज़न जो कि हमारे 1st और 3rd कैटेगरी के अंदर नहीं आए हैं। 1st कैटेगरी के अंदर कौन से थे, जो सिंपल मेजोरिटी से पास किए गए थे, और 3rd कैटेगरी के अंदर कौन से हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी रेटिफाई किए जाते हैं। तो इन दो कैटेगरी के अंदर जो प्रोविजंस आते हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी मैटर बचते हैं वो सारे के सारे हमारे इसी के अंदर आते हैं। तो ये हमारी जो है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा जो अमेंड किए जाने वाले प्रोविजन है ये इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद देखिए स्पेशल मेजोरिटी बाय पार्लियामेंट और इसके साथ साथ स्टेट की कंसेंट। तो देखिए स्टेट की कंसेंट कहाँ पर जरूरी होती है, तो देखिए जहाँ पर हमारी कंट्री का अगर फेडरल स्ट्रक्चर जो है अफेक्ट हो रहा हो, फेडरल का मतलब यही है कि स्टेट को भी पावर होती है, यानी सेंटर के साथ साथ स्टेट के पास भी पावर है, और स्टेट जो है वो नहीं चाहते कि हमारी पावर इस तरीके से सेंटर हमसे छीन ले। तो इसलिए जो है यहाँ पर फेडरल टाइप का जो स्ट्रक्चर है अगर उसको चेंज करने की बात की जाए तो यहाँ पर जो है स्टेट से भी परमिशन लेना जरूरी है। तो यहाँ पर एक तरीके से पार्लियामेंट की भी स्पेशल मेजोरिटी होगी और कम से कम हाफ जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, कंसेंट दी जानी चाहिए। तो एक तरीके से सिंपल मेजोरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है टाइम की कि वो जब चाहे अपनी जो है यहाँ पर क्या दे सकते हैं, कंसेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई टाइम लिमिट जो है यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कौन कौन से प्रोविज़न हैं जो स्टेट की परमिशन के बिना यहाँ पर नहीं की जा सकती। ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न है जिनके अंदर जो है इस तरीके की अमेंडमेंट नहीं की जा सकती जब तक कि स्टेट क्या ना करे, अपनी परमिशन ना दे।
तो देखिए इसके अंदर जो है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके अंदर जो है स्टेट जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर यहाँ पर जो है इसके अंदर कोई भी चेंजेस लेके आना है तो यहाँ पर जो है स्टेट्स की परमिशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं वो भी यहाँ पर क्या करते हैं, इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इनसे नहीं ली जाएगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो अपने जो है अधिकारों का मिसयूज कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये भी जो है यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनसे भी परमिशन ली जानी चाहिए। इसके साथ साथ देखिए एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यानी जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर को अगर बढ़ाना है यूनियन की या स्टेट की तो वहां पर भी स्टेट से परमिशन चाहिएगी, क्योंकि ऐसे क्या हुआ, ऐसे तो फिर यूनियन जो है अपने हाथ में सारी की सारी पावर ले लेगी और स्टेट के पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए जो है वहां पर भी स्टेट की परमिशन की जरूरत होती है। इसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इनसे रिलेटेड कोई मुद्दा डिसाइड करना है तो वो भी स्टेट्स की परमिशन से होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो देखिए यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर यानी लॉ बनाने की जो पावर है वो भी किसके हाथ में होनी चाहिए, दोनों के हाथ में होगी। तो यहाँ पर यूनियन और स्टेट दोनों के हाथ में है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी चेंज करना है तो यहाँ पर जो है स्टेट से परमिशन की जरूरत है। जीएसटी, तो देखिए यहाँ पर जीएसटी कितना बड़ा मुद्दा है आप देख सकते हैं करंट में। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको पता है कि जीएसटी के द्वारा जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वहाँ पर जो है स्टेट्स होते हैं जो उनका भी अपना जो है वहाँ पर क्या होता है, शेयर होता है। तो देखिए उनको भी दिया जाना चाहिए। तो दोनों का जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है तो इसका मतलब वहाँ पर स्टेट की परमिशन की जरूरत है अगर उसके अंदर कोई भी आप चेंज यहाँ पर करेंगे। तो देखिए कोई भी जो मैटर है जो कि इसमें दिया गया है 7th शेड्यूल के अंदर, जो लिस्ट दी गई है उनके अंदर। अब देखिए 7th शेड्यूल में क्या है, 7th शेड्यूल के अंदर जो है 3 लिस्ट दी गई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसके अंदर जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो मैटर दिए गए हैं जिनके ऊपर सेंटर क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट के अंदर वो मैटर दिए गए हैं जिनके ऊपर स्टेट अपने लॉ बना सकता है। इसके साथ साथ देखिए कंकरेंट लिस्ट के अंदर वो मैटर दिए गए हैं जिनके ऊपर जो है यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड इन तीनों लिस्ट के अंदर कोई भी चेंज लेकर आना है तो देखिए ये स्टेट की पावर को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर स्टेट के जो से रिलेटेड जो प्रोविजन है या जो भी मुद्दे हैं अगर यूनियन लिस्ट के अंदर डाल दिए जाए तो यहाँ पर स्टेट को क्या होगा, यहाँ पर स्टेट्स को की पावर जो है कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है स्टेट की परमिशन लेना यहाँ पर भी जरूरी है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। आप देख सकते हैं कि स्टेट्स के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारे राज्यसभा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई चेंज करना है तो वो भी। इसके साथ साथ देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है यानी आर्टिकल 368, अगर इसको भी चेंज करना है तो उसके लिए भी स्टेट की जरूरत होगी, क्योंकि अगर इसको पार्लियामेंट खुद ही चेंज कर देगी तो वो ये चीज़ हटा सकती है कि स्टेट के रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है हमें। तो पार्लियामेंट क्या करेगी, खुद ही अपने सारे के सारे जो है अमेंडमेंट पास कर देगी, सारे के सारे बिल खुद लेके आएगी, खुद ही पास कर देगी। तो वो चीज़ जो है स्टेट के साथ गलत हो जाएगी। तो इसलिए जो है अगर उसका प्रोसीजर भी चेंज करना है तो वहाँ पर भी स्टेट की परमिशन की जरूरत होगी। अब देखिए कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसका क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है, यानी क्या कमियां हैं उसके अंदर, क्यों इसका जो है क्रिटिसिज्म होता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट इसलिए इसका क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि इन्होंने कहा है कि अमेंडमेंट करने के लिए कोई भी स्पेशल बॉडी नहीं है, ओनली पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट ही अपनी पावर का यूज करती है और वही क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है। लेकिन यूएसए की अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां पर जो है अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, कोई भी अमेंडमेंट अगर लाई जाती है तो उसके द्वारा वहां पर अमेंडमेंट की जाएगी, ना कि पार्लियामेंट यानी ना कि वहां की कांग्रेस उसको क्या करेगी, उसको चेंज। देखिए हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है तो यूएसए के अंदर जो है कांग्रेस बोलते हैं, वहां पर पार्लियामेंट नहीं बोला जाता, वहां पर जो उनकी पार्लियामेंट है उनको कांग्रेस बोला जाता है। तो वहां की जो कांग्रेस है वही अमेंड कर देगी। तो देखिए यहाँ पर जो है वहां की कांग्रेस जो है वो अमेंडमेंट नहीं करती है, यहाँ पर क्या करते हैं, वहां की जो उन्होंने अलग से जो स्पेशल बॉडी जो एस्टेब्लिश की हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, उसके द्वारा अमेंडमेंट की जाती है। तो देखिए हमारी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है, तो हमारी कंट्री के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी कन्वेंशन नहीं है जो कि इस तरीके की अमेंडमेंट करे। तो ये फर्स्ट इसका क्रिटिसिज्म है कि कोई भी स्पेशल बॉडी नहीं है। उसके बाद देखिए सेकंड जो क्रिटिसिज्म है वो कहते हैं कि
जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट के अंदर ही इनिशिएट किए जाते हैं, यानी पार्लियामेंट ही ला सकती है, यानी जो भी अमेंडमेंट करना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पार्लियामेंट के द्वारा ही की जाती हैं। अब देखिए इसके अंदर, लेकिन अगर यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए के अंदर क्या है कि वहां पर जो है जो स्टेट होते हैं ना, अगर उनको भी लगता है कोई इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर है, इशू है, उसके ऊपर लॉ बनना चाहिए तो वहां पर स्टेट भी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। स्टेट जो है अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट बिल जो है वो पास नहीं करा सकते। यहाँ पर जो है सारे के सारे जो अमेंडमेंट बिल है वो हमारी पार्लियामेंट के अंदर ही इनिशिएट होते हैं, एक्सेप्ट इन वन केस, ओनली वन केस है जहां पर स्टेट जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बिल जो है वो ला सकते हैं। अब देखिए वो कौन सा है, ओनली वन केस कौन सा है ये, वो है क्रिएशन एंड अबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सिर्फ उनको अगर क्रिएट करना है और अबोलिश करना है तो उससे रिलेटेड जो है रिजोल्यूशन स्टेट पास कर सकता है, और उसको फिर पार्लियामेंट की परमिशन भी चाहिएगी, उसको अप्रूव कराना है फिर पार्लियामेंट से, यानी वो अकेला खुद ही नहीं कर सकते स्टेट। अगर मान लिया किसी स्टेट को जो है अपने स्टेट के अंदर क्या कराना है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो यहाँ पर क्या करनी है, क्रिएट करनी है। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, देखिए जैसे कि हमारे सेंटर के अंदर दो हाउसेज होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, ऐसे ही जो है स्टेट के अंदर भी जो है दो हाउसेज होते हैं, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सभी स्टेट्स के अंदर नहीं है, वो कुछ एक स्टेट्स के अंदर है, 6 और 7 स्टेट्स के अंदर है, 6 अब 6 है। पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी थी, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं है क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूटी बन चुका है। अब जो है ये 6 स्टेट्स के अंदर है, वो आप जाकर देख लीजिएगा कि वो कौन कौन से स्टेट हैं। अब देखिए ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर भी है। अब देखिए जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर कोई और स्टेट चाहता है कि हमारी जो है स्टेट के अंदर भी यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए, तो वहाँ पर जो है क्या करेगा वो स्टेट, वहाँ पर उसके लिए जो है अपने खुद की जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, यानी जो इसको ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि किसके पैरेलल है, लोकसभा के, जैसे सेंटर में लोकसभा होती है ऐसे ही स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और जैसे सेंटर में राज्यसभा होती है ऐसे ही जो है स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो अगर स्टेट चाहते हैं कि वहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके अंदर रिजोल्यूशन पास किया जाता है, और जब वो रिजोल्यूशन पास किया जाता है तो उसके बाद इसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराने की जरूरत होती है, और यहाँ पर भी सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट चाहे तो उसको अप्रूव भी कर सकती है और चाहे तो डिसअप्रूव भी कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है अमेंडमेंट से जितने भी रिलेटेड सारे के सारे जो प्रोविजन है वो सारे के सारे किसके द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं, पावर किसके पास है सारी की सारी इनिशिएट करने की, वो पार्लियामेंट के पास है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जाता है, यानी ज्यादातर पार्ट अगर हम हिस्सा बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का वो ज्यादातर किसके द्वारा पास किया जाता है, वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। या तो वो स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दे उसको, या फिर वो किससे पास करे, या सिंपल मेजोरिटी से पास करे। ओनली कुछ एक केस के अंदर जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर के चेंज होने की बात आती है, ओनली वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर का रोल आता है, वहां पर उनकी कंसेंट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वहां पर जो है उनकी कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती, और वो भी कितनी, ओनली वन हाफ की ही, उससे उतनी ही मेजोरिटी उनकी चाहिए। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर कम से कम जो है 3/4 जो स्टेट हैं उनकी जो है परमिशन की जरूरत होती है, कम से कम 3/4 होने चाहिए। अगर 3/4 जो स्टेट हैं अगर वो रेटिफाई करेंगे तो ही वहां पर कोई अमेंडमेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये थर्ड क्रिटिसिज्म था हमारा कि ज्यादातर पार्ट वो जो है पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जाता है, न कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। अब देखिए फोर्थ की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है कोई भी टाइम लिमिट यहाँ पर डिसाइड नहीं की गई है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अपनी परमिशन देंगे कि वो रेटिफाई करेंगे या रिजेक्ट करेंगे किसी भी अमेंडमेंट को। यानी कि अगर मान लिया कोई भी बिल आता है और वो जो है पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाता है और स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन के लिए चला जाता है, तो वहां पर कोई टाइम है नहीं कि आपको विद इन 1 मंथ कर देनी है अपनी परमिशन या विद इन 2 मंथ अपना डिसीजन बताना है। तो ऐसा इसके अंदर कोई भी प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं किया गया है। तो टाइम तो डिसाइड होना चाहिए, अदरवाइज पता नहीं कि 2-3 साल के लिए या 10 साल के लिए उसको रखे बैठे रहेंगे, कोई भी परमिशन नहीं देंगे। और इसके साथ साथ ये साइलेंट भी है किसके ऊपर, कि अगर कोई स्टेट चाहे तो कि वो अपनी विड्रॉ करना चाहता है वहां पर असेंट, मान लिया पहले उसने असेंट दे दी,
उसके बाद वो चाहता है कि नहीं, मुझे नहीं देनी चाहिए, मेरे को जो है इस असेंट को वापस लेना है, तो उस केस में भी जो है यहाँ पर कोई भी प्रोविजन इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं किया गया है, तो ये भी जो है इसका एक क्रिटिसिज्म जो है वो बोला जाता है। फिफ्थ अगर हम बात करें तो देखिए फिफ्थ के अंदर बात की गई है कि यहाँ पर जो है जॉइंट सीटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है इन केस ऑफ डेडलॉक, यानी कोई डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, मान लिया एक जो है हाउस के अंदर बिल पास हो जाता है लेकिन दूसरा हाउस जो उसको पास करने से मना कर देता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पर डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। अगर ऐसे डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जो है क्या किया जाता है, ऑर्डिनरी बिल के केस में, ऑर्डिनरी बिल के केस में जो है दोनों हाउसेस की जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है, दोनों हाउसेस क्या करेंगे, जॉइंट सीटिंग वहां पर होगी और उसके बाद जो है ऑर्डिनरी बिल को पास किया जाता है मेजोरिटी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट जो बिल है उसके लिए कोई भी जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं कि अमेंडमेंट बिल के लिए किसी भी तरीके की कोई भी जॉइंट सीटिंग जो है वो नहीं बिठाई जाती, तो ये भी इसका क्या है, एक क्रिटिसिज्म है। उसके बाद आता है सिक्स्थ जो क्रिटिसिज्म है, उसके अंदर देखिए कि जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो सिमिलर है किसके लिए, किसका, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी जिस तरीके से लॉ पास किए जाते हैं ना उसी तरीके से अमेंडमेंट जो बिल है वो पास किया जाता है। अब देखिए कि स्पेशल मेजोरिटी को छोड़ के बाकी सारा का सारा जो है सेम प्रोसीजर है जैसे कि ऑर्डिनरी बिल पास किए जाते हैं। अब ऑर्डिनरी बिल कैसे पास किए जाते हैं, ऑर्डिनरी बिल पास किए जाते हैं कि जो हमारा एक हाउस है, कोई भी लगा लीजिए राज्यसभा या लोकसभा है, इसमें से कोई भी एक हाउस के अंदर क्या आता है, बिल आता है, उसके बाद फर्स्ट हाउस में उसको पास किया जाता है, उसके बाद ये सेकेंड हाउस के अंदर चला जाता है, वहाँ पर इसको पास किया जाता है, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये जो है हमारा ऑर्डिनरी बिल को पास करने का तरीका है। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी के जो केसेस हैं उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे जितने भी प्रोविज़न हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से अमेंड किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये भी जो है इनके अंदर जो है सिमिलर चीज़ें रखी गई है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तब भी सेम प्रोसीजर है, और लेजिस्लेटिव अगर प्रोसेस अपनाना है यानी लॉ अगर बनाने हैं तब भी सेम प्रोसेस है, ऑर्डिनरी बिल भी अगर पास करने हैं तो भी सेम प्रोसीजर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उसके लिए कम से कम कुछ अलग होना चाहिए, सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सेम है। तो इस बिहाफ पर भी इसका क्या किया जाता है, क्रिटिसिज्म होता है। उसके बाद देखिए सेवेंथ क्रिटिसिज्म की बात करें तो देखिए इन्होंने बताया कि ये ज़्यादा डिटेल के अंदर यहाँ पर नहीं जो है अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया गया है, ये बिल्कुल शॉर्ट में जो है लिखा गया है, और सारी की सारी जो पावर है इससे रिलेटेड वो किसके ऊपर चली जाती है, फिर जुडिशरी, क्योंकि इसका जो फिर इंटरप्रिटेशन है वो कौन करता है, जुडिशरी करती है। जो छोटी छोटी जो टर्म लिखी जाती हैं उनको इंटरप्रेट करके कौन बताता है, जुडिशरी बताती है। तो इसलिए सारी की सारी जो है इसको इंटरप्रेट करने की, इसका स्कोप डिसाइड करने की पावर किसके पास चली जाती है, वो जुडिशरी के पास चली जाती है। इसका कहने का मतलब है कि प्रोसीजर जो है वो अच्छे से डिटेल में मेंशन किया हुआ नहीं है। देखिए अभी हमने सारे के सारे क्रिटिसिज्म जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म देखने के बाद भी यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि फिर भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, यहाँ पर सिंपली क्या हो जाती है, अमेंड हो जाती हैं, और काफ़ी जो है इजी प्रोसेस भी है कई बार, क्योंकि अमेंड होने का काफ़ी इजी प्रोसेस किस कंडीशन में हो जाता है, तो देखिए कई बार लिखा गया है प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो आप देख सकते हैं कि अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे मेंबर जो है उस दिन हाउस में प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर जो है उस दिन ओनली जो है 100 मेंबर ही आए हों। अगर मान लेते हैं आप 245 में से ओनली 100 मेंबर आते हैं और उसमें से ओनली 80 जो है वो वोटिंग करने के लिए तैयार होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी प्रोसेस होता है। ओनली कुछ एक मेंबर की यहाँ पर मेजोरिटी की जरूरत है, ओनली 41 मेंबर अगर आप सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे तो देखिए ओनली अगर 41 मेंबर भी यहाँ पर अपनी परमिशन दे देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कई बार जो है बिल्कुल सिंपल और ईजी भी होता है इसको बिल को पास करना। तो देखिए दूसरे केस में ये भी कहता है कि ये प्रोसीजर इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर मान लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो जैसे हमने स्पेशल मेजोरिटी की बात की, तो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर तो ये होगा कि चाहे मेंबर कितने भी प्रेजेंट हो, लेकिन अगर 245 है तो उसका कम से कम जो है 1/2 तो आपको चाहिए, यानी 123 मेंबर के द्वारा तो इसको क्या किया जाना चाहिए, रेटिफाई किया जाना चाहिए, उनके द्वारा वोटिंग की जानी चाहिए। तो कम से कम 123 मेंबर की कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। तो इसका मतलब ये होगा कि कल को जब भी कोई भी रूलिंग पार्टी चेंज होगी
तो वो क्या नहीं कर पाएगी, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर पाएगी। अब मान लिया कोई रूलिंग पार्टी आती है जो लेफ्ट को फॉलो करती है, लेफ्टिस्ट पार्टी है, तो उसकी कुछ आइडियोलॉजी है वो अपने हिसाब से उसके अंदर चेंज कर देती है। फिर कल को जो है कोई राइटिस्ट पार्टी वहाँ पर आ जाती है, तो वो जो है अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वहाँ पर ये प्रोसीजर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी आसानी से चेंज नहीं कर पाती। इसके साथ साथ देखिए कि यहाँ पर जो है ये इतना भी रिजिड नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर सिंपल मेजोरिटी से पास करना है तो आप इजीली इसको पास कर सकते हैं, तो इतना रिजिड भी नहीं है ये, आप इजीली इसको पास कोई भी अमेंडमेंट पास कर सकते हैं। तो ये चेंजिंग जो नीड है, जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को आराम से जो है चेंज भी किया जा सकता है। तो केसी वियर का मानना है, जो केसी वियर है पॉलिटिशियन है, उनका मानना है, तो देखिए इनका मानना है कि एक तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है, उसको अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो बैलेंस बनाता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी के बीच में। यानी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी ये सोसाइटी की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट भी हो जाता है, और रिजिड भी रहता है कि कोई भी इसको आसानी से गलत तरीके से जो है चेंज भी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो है ये इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए जो पंडित नेहरू हैं उनका मानना भी है कि हम चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर सॉलिड और परमानेंट बना दिया जाए, अगर सॉलिड और परमानेंट बना दिया जाता तो हमारी कंट्री की, नेशन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती, और एक तरीके से जो है लोगों की भी ग्रोथ रुक जाती। तो अगर ऐसा होता तो ये हमारी कंट्री जो है वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाती। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है और कुछ रिजिडिटी भी है। तो ये चीज़ें जो है साथ में इनका बैलेंस लेकर जो है यहाँ पर चलना है। उसके बाद देखिए बी आर अम्बेडकर का भी मानना है, बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि जो लोगों के हिसाब से चेंज हो जाए। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है लोगों को राइट दिया जाए कि वो खुद ही आकर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे, जैसे कि कनाडा के अंदर है। कनाडा के अंदर जो है लोगों को परमिशन है कि वो चाहे तो जो है इस तरीके की प्रोविजन जो है वो रख सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकते हैं और इस तरीके के बिल जो है वो पास करा सकते हैं। लेकिन और ना ही इतना ज़्यादा जो है रिजिड है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, कि उसको जो है उनकी कंडीशन को, यानी जो अमेंडमेंट जो लेकर आनी है उनकी कंडीशन को पूरा करना ही मुश्किल हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि ना तो इसको आसानी से चेंज किया जा सकता है जैसे कि कनाडा के अंदर होता है, ना ही इतना मुश्किल है कि हाँ भाई इसको चेंज ही नहीं किया जा सकता जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। एक तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा फेसाइल प्रोसीजर है, मतलब काफ़ी ईजी है, ईजिली जो है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से दोनों का मिक्सचर जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद केसी वियर, ये हम देख ही चुके हैं, इन्होंने भी पहले जो बोला है। तो एक तरीके से इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है अमेंडमेंट करने के वैरायटी ऑफ प्रोसीजर हैं, काफ़ी सारे प्रोसीजर हैं। ये हमने देख लिया, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, तो ये हम देख ही चुके हैं। और इसके साथ साथ रेटिफिकेशन बाय द स्टेट के द्वारा जो रेटिफाई किया जाता है वो भी हम देख चुके हैं। तो 3 वे से ये चेंज किया जाता है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइज भी है, बुद्धिमत्तापूर्वक है, और इसके साथ साथ ये जो है ये रेयरली फाउंड, कहीं मुश्किल से ही मिलता है। तो रेयरली फाउंड, कहीं नहीं मिलता, मतलब ये अपनी कंट्री के अंदर ही है ऐसा सिस्टम। उसके बाद ग्रेनविल जो ऑस्टिन है उनका भी मानना है कि ये जो है काफ़ी मोस्ट एबिली कंसीव्ड एस्पेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसकी वजह से ये जो है कॉम्प्लिकेटेड दिखता तो है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि डाइवर्स है, जो कि हमारी कंट्री की डाइवर्स जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करता है। तो ये जो ग्रेनविल ऑस्टिन है उनका मानना है। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.